हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और मैं आपके लिए ले आया हूं बेटा नीट एक्सप्रेस का पहला चैप्टर 11th क्लास का यूनिट डायमेंशंस एरर्स एंड वेक्टर्स। बेटा इन सारी चीजों को हम आज के चैप्टर्स में पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे ताकि हमारे बेसिक्स इतने अच्छे हो कि आने वाले चैप्टर्स में हमें फिजिक्स में मजा ही मजा आए। टाइप मजा इन द चैट बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखनी है तो हम क्या सिंबल्स यूज करते हैं बेटा? मास को हम डिनोट करते हैं बेटा एम से, लेंथ को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, टाइम को डिनोट करते हैं बेटा टी से, करंट को ए से डिनोट करते हैं बेटा, टेम्परेचर जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है बेटा वो के, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा कि के फॉर केल्विन, ठीक है, या कभी कभी थीटा भी लिखा होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है बेटा कैंडेला और हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। तो सबसे ज्यादा बेटा हमें सबसे ज्यादा ये वाले यूज मिलेंगे, कैंडेला और मोल का यूज बहुत 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 कम मिलेगा। 1000 में से एक क्वेश्चन में मिलेगा, तो इसे याद रखना है बेटा, ठीक है। ये बॉक्स बना होता है, इसका मतलब होता है डायमेंशंस लिख रहे हैं हम। क्या लिख रहे हैं बेटा? डायमेंशंस। बेटा डायमेंशन लिखने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको तब पढ़ेंगे या वीडियो को तब देखेंगे या हम देख रहे हैं तो हमें ये याद रहना चाहिए कि किस टॉपिक का कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसमें और किस टॉपिक के अंदर फॉर्मूले की किस किस वैरायटी में। जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स को बेटा अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा उससे हम डायमेंशंस निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे हम बेटा निकाल के देखते हैं कुछ, जैसे हम निकालते हैं बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन। तो वेलोसिटी हमें पता है बेटा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी? एल, टाइम हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा बेटा एल टी माइनस वन। ये हमारी डायमेंशंस होगी, ठीक है। अगर हम लिखे बेटा एक्सेलरेशन, ये क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन होएगा हमारा वेलोसिटी की डायमेंशन अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब बेटा वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकाली है एल टी माइनस वन और टाइम की डायमेंशन टी, तो क्या हो जाएगा ये? एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा हो जाएगा, लेट्स से फोर्स लिखते हैं हम। फोर्स क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमें पता है कि जो मास की डायमेंशन होती है वो क्या होती है बेटा? एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने निकाली है एल टी माइनस टू। तो बेटा हम फोर्स की डायमेंशन जो है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे ताकि जब भी हमारे को इसका यूज हो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा इससे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? वर्क डन की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स क्या है बेटा? एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट एल है, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या होगी बेटा? एम एल टू टी माइनस टू। तो हमारे पास वर्क डन की डायमेंशन आ गई। अगर हमें बेटा पावर की डायमेंशन निकालनी है, पावर, ठीक है, पावर की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? पावर क्या होती है बेटा? एफ इंटू वी, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, पूरा लिख देते चलो, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन क्या है बेटा? एम एल टी माइनस टू, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी माइनस वन। तो क्या हो जाएगा बेटा? एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है। अब बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और है। पावर को हम लिख सकते हैं बेटा वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन की डायमेंशन क्या है बेटा? हमने ऊपर निकाली है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम बेटा टी, तो हो जाएगा एम एल टू, ठीक है, टी माइनस थ्री। तो बेटा आंसर वही आया, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आगे चलते बेटा, जैसे हमें बोले कोई एरिया, एरिया की डायमेंशन क्या होगी बेटा? एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे बोले बेटा प्रेशर की डायमेंशन बताओ, प्रेशर क्या लिखेगी बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी थ्रस्ट फोर्स होता है वैसे तो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया अपॉन एरिया,
ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस टू बाय एल स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब बेटा हो सकता है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो मगर उनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल, टू डिफरेंट physical quantities may have same dimensions। ठीक है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। जैसे बेटा मैं आपको बताता हूं, वर्क डन क्या होता है बेटा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी डायमेंशन हमने निकाली है एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये हमारी वर्क डन। अब बेटा टॉर्क अगर मैं लिखूं, ठीक है, टॉर्क क्या होगा बेटा, टॉर्क होगा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये भी क्या आएगा बेटा, एम एल टू टी माइनस टू। इसका मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती है जिनकी अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है बट उनकी डायमेंशंस क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अच्छा आगे चलते बेटा, देखो जैसे बेटा मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, या मैंने लिखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ये इक्वेशन एक करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि ये इक्वेशन 9th क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, और हम 11th में भी पढ़ते हैं इसे। दीज आर करेक्ट इक्वेशंस। ठीक है, अब करेक्ट इक्वेशंस का मतलब क्या बेटा, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स से एक, ये मान लेते हैं हम कि ये टमाटर है बेटा, हरे टमाटर। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास बेटा कुछ नींबू है, लेमन्स है। ठीक है, तो अगर हमारे से पूछा जाए कि कितने टमाटर है और कितने नींबू है, तो हम बोलेंगे बेटा हरे टमाटर 3 है और नींबू कितने हैं, लेमन कितने हैं, हम बोलेंगे 2। ठीक है, हम ये तो नहीं बोलेंगे ना बेटा कि 3 और 2, 5 नींबू है या 5 टमाटर है। ठीक है, मतलब होमोजीनियस चीजों को एक साथ रखते हैं। तो सिमिलरली यहां पे बेटा एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी, इसको पीडीएच बोलते हैं। ठीक है बेटा, एमडीएच से याद करो, पीडीएच, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ठीक है, यानी कि अगर हमने एक इक्वेशन लिखी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये एक वैलिड इक्वेशन है अगर, तो इसकी हर एक टर्म की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। इसको कहते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी। हमें ध्यान रखना है, अगर हम s की डायमेंशन निकाले तो बेटा क्या होगी, l, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ s होगी l। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, अगर मैं बेटा u t की डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन ऑफ u इंटू डायमेंशन ऑफ t क्या आएगी बेटा मेरे पास, ये आएगी u की डायमेंशन क्या, एल टी माइनस वन, और टाइम की डायमेंशन t, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, ये भी l आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, तो ये इसकी और इसकी डायमेंशन सेम है। अब चेक करते हैं क्या इनकी डायमेंशंस इसकी डायमेंशंस के बराबर है इसकी डायमेंशन के, तो लेट मी चेक बेटा। ठीक है, हाफ, तो हाफ तो बेटा डायमेंशन लेस एक कांस्टेंट है, ए टी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, हर कांस्टेंट की डायमेंशंस ना हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ठीक है, एल टी माइनस टू इंटू टी पावर 2, तो ये भी क्या आ गया बेटा, एल। तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी वैलिड है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जांपल कह रहा है कि ये पावर है और इसको कुछ इस टर्म में लिखा हुआ है हमने। ठीक है, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। कह रहा है ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फाइंड डायमेंशंस
ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा, हमें बोला है ए और बी की डायमेंशंस बताओ, या इस तरीके से भी बोल सकता है कि ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन का प्रोडक्ट बताओ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से किया जाता है। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी बोलते हैं। अच्छा बेटा देखते हैं, देखो इस टर्म को पकड़ो। ठीक है, अब इसमें ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, आलू में से टमाटर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, टमाटर में से नींबू सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेम फिजिकल क्वांटिटीज में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन की ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वरना वो इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, अब बेटा एक चीज बताओ, तो अगर इस एक्सप्रेशन को पकड़ू मैं, b माइनस एक्स स्क्वायर, तो b और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी तभी एक्सप्रेशन वैलिड है। तो b की वही डायमेंशन होगी जो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन है, और b की डायमेंशन हो जाएगी l पावर 2। ठीक है, b की डायमेंशन होगी l पावर 2, तो हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, b की बेटा। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्रेशन अगर वैलिड है, ठीक है, p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय at। ठीक है, a इज ए कांस्टेंट बेटा, a यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है। तो बेटा अगर ये एक्सप्रेशन वैलिड है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर होगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटा, पावर है। राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, ऊपर जो है b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या है बेटा, a की डायमेंशन है l स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आएगी बेटा a की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं बेटा। p क्या है, पावर, वही पावर की हमने डायमेंशंस निकाली थी अभी। देखो पावर कितने गया, पावर ये रहा ml2 t माइनस 3। ठीक है, ml2 t माइनस 3। ठीक है, दिस इज l स्क्वायर, ओके, दिस इज a एंड दिस इज t। ठीक है, t की भी डायमेंशन बेटा मैं कैपिटल T लिख देता हूं। अब a को मैं इधर ले गया बेटा, ये आ गया l स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml2 t माइनस 3 इंटू टी। ठीक है, अब बेटा देखो ये इससे कट गया और इसकी डायमेंशन आ गई m माइनस 1 t2। ठीक है, ये हमारी a की डायमेंशन आ गई। अब हमारे से a की कोई डायमेंशन पूछे, हमारे से कोई b की डायमेंशन पूछे, हम तुरंत बता देंगे कि a की क्या डायमेंशन है और b की क्या डायमेंशन है। चलिए बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी। ठीक है, वेयर t इज द टाइम, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। अब इसको भी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से करेंगे, छोटे छोटे स्टेप में प्रॉब्लम को तोड़ के हम ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अप्रोच किया था, डी और टी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो डी और टी अगर वैलिड एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब जो डायमेंशन होगी डी की वो टी की डायमेंशन के बराबर होगी। और टी की डायमेंशन क्या है भाई, टी पावर 1 या टी, तो ये हो गया बेटा डी। तो हमारे पास डी आ गया। ठीक है, अच्छा अब बेटा आगे चलते हैं। अगर v दिया है a प्लस बी टी प्लस सी बाय डी प्लस टी, ठीक है, तो ये बात पक्की है बेटा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी से कि a की डायमेंशन भी v के बराबर होगी, इसकी डायमेंशन भी v के बराबर होगी और इसकी डायमेंशन भी v के बराबर होगी। तो मैंने क्या बोला बेटा, v की डायमेंशन a की डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या बोली बेटा मैंने, v की डायमेंशन b की डायमेंशन और t की डायमेंशन के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तीसरी बात क्या बोली बेटा मैंने कि v की डायमेंशन c की डायमेंशन बाय d प्लस t के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। v की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल टी माइनस 1, वेलोसिटी है ना v, हमें पता है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो a की डायमेंशन भी आ गई हमारे पास, वेरी इजी, एल टी माइनस 1। ठीक है, अब देखो b t की डायमेंशन बेटा t, ठीक है, तो b की डायमेंशन में क्या लिखूंगा,
एल टी माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई? ये हमारे पास बी की डायमेंशन आ गई। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, सी की डायमेंशन निकालते हैं। सी की डायमेंशन होगी वी की डायमेंशन यानी एल टी माइनस 1, ठीक है, इंटू डी प्लस टी की डायमेंशन। डी प्लस टी की डायमेंशन क्या होगी? डी प्लस टी जो है उसकी टी ही होगी डायमेंशन, तो इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल। तो सी की डायमेंशन होगी बेटा हमारे पास एल। तो हमारे पास सबकी डायमेंशंस आ चुकी है। आगे चलते हैं बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। बेटा बेटा हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मल्टीपल रीडिंग्स आती है, तो उससे एक्चुअल रिजल्ट पे हम कैसे पहुंचते हैं ये तरीका जो है हम उसको देखते हैं, सीखते हैं। देखो बेटा, हमें मान लो बहुत सारी रीडिंग्स दी है, ठीक है। मान लो एक रीडिंग है A1, दूसरी है A2, तीसरी है A3, चौथी है बेटा A4 सो ऑन, ठीक है। हम उसमें से एक मीन वैल्यू निकालते हैं बेटा, ठीक है। मीन वैल्यू इज बेसिकली मीन ऑफ all the readings that we have got by doing the experiment, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगी बेटा? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस ऑफ द रीडिंग एज माइनस डिफरेंस ऑफ द रीडिंग एंड द मीन वैल्यू, ठीक है। डेल्टा A1 क्या होता है बेटा? A1 माइनस AM, ठीक है। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1। डेल्टा A2 क्या होगा बेटा? A2 माइनस AM, A मीन। This is known as absolute error in reading 2. Similarly, delta AN is AN minus AM, which is known as absolute error in reading N. nth रीडिंग, कोई भी n नंबर की रीडिंग, ठीक है बेटा। अब ये आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ठीक है। इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। आगे चलते हैं बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ध्यान रखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर में जो हमारा मॉड ऑफ डेल्टा A1 है, मॉड ऑफ डेल्टा A2 है, सो ऑन, मॉड ऑफ डेल्टा AN है, ठीक है। ये जो सारी जो वैल्यूज है, ठीक है, इनको हमें लेना है, इन पे मॉड लगाना है और इनका मीन ले लेना है। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, अब फाइनल रिजल्ट किस तरीके से लिखेंगे? देखो बेटा, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे हम AM प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन बेटा यहां से आया है, दिस इज नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक चीज हमें देखनी है बेटा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फाइनल ए जो है, जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, उसकी वैल्यू AM माइनस डेल्टा ए मीन से लेके AM प्लस डेल्टा ए मीन तक हो सकती है, ठीक है। यानी कि इसमें इतनी एरर हो सकती है, ठीक है। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स में बताता हूं आपको। जैसे बेटा हम मान लो रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस हमने लिखा 5 ओम प्लस माइनस 0.3, ठीक है, ओम, ये हमने लिखा, या 5 प्लस माइनस 0.3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 5 प्लस माइनस 0.3 ओम। तो इसका मतलब होगा कि जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू में इतनी एरर है 0.3 ओम की, यानी उसकी वैल्यू 5 माइनस 0.3 यानी कि 4.7 ओम से लेके 5 प्लस 0.3 यानी कि 5 प्लस 0.3 5.3 ओम तक हो सकती है। अब मान लो हम कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं जिसमें ये कंडीशन स्ट्रिक्टली दी हुई है कि 5 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चांसेस है कि वैल्यू 5 से ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब कभी कभी क्या होता है, इन एरर्स को फ्रैक्शनल की एरर भी निकाल सकते हैं इससे, इसको परसेंटेज में भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे बेटा मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने लिखा है 100 प्लस माइनस 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है R2 लेट से। अब इसको कभी कभी हम लिखते हैं इस तरीके से, इस रिजल्ट को इससे डिवाइड करो बेटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 10/100 इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, तो ये 10% आएगा, यानी कि जो 10 है इस 100 का 10% है,
ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 100 प्लस माइनस 10%, यानी रेजिस्टेंस में, इस पर्टिकुलर R2 वाले रेजिस्टेंस में जो 100 ओम वाला है उसमें 10% की एरर है। ये 5% भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो रिलेटिव एरर निकालना है। हमने एरर कैसे लिखी थी बेटा, हमने किसी वैल्यू को किस तरीके से लिखा था, A इज इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ठीक है, अगर हमें इससे निकालनी है फ्रैक्शनल एरर तो डेल्टा ए मीन बाय ए एम कर देंगे। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम लिखेंगे डेल्टा ए मीन बाय ए एम इंटू 100। दिस इज परसेंटेज एरर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, परसेंटेज एरर। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हमने ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 5 रीडिंग ली। ठीक है, दिस रीडिंग इज लेट से A1 1.49, दिस इज A2 1.50, दिस इज A3 1.52, दिस इज A4 1.54 एंड दिस इज A5। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें बोला है कैलकुलेट AM डेल्टा ए मीन फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज एरर। ओके बेटा, AM कैसे निकालेंगे, सारी रीडिंग्स को ऐड करो, उसका मीन लेना है बेसिकली। 1.59 प्लस 1.50 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.48, इनको ऐड करके बेटा मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, मीन ले लिया बेसिकली। तो 1.506 बाय 5 विच इज इक्वल टू 1.51। तो बेटा मेरे पास AM आ गया। ठीक है, तो एक काम हो गया मेरा। आगे मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं निकालूंगा हर एक वैल्यू के अंदर एरर। ठीक है, डेल्टा A1 क्या होगा बेटा, देखो डेल्टा A1 क्या था, A1 माइनस ए मीन। डेल्टा A2 क्या था, A2 माइनस ए मीन। डेल्टा A3 क्या था, A3 माइनस ए मीन। ठीक है, तो 1.49 माइनस 1.51, 1.50 माइनस 1.51, 1.52 माइनस 1.51, 1.54 माइनस 1.51, 1.49 माइनस 1.51। ठीक है बेटा, देखो ये माइनस 0.02 आया, माइनस 0.01 आया, प्लस 0.01 आया, प्लस 0.03 आया, ये माइनस 0.03 आया। ठीक है, अब बेटा इससे हमें इधर काम नहीं हुआ हमारा, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, यानी इनको मॉड करना है हमें और उसका मीन निकालना है। तो हमने सारी वैल्यूज का बेटा मॉड किया, यानी जो माइनस में था उसको हमने क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज को मॉड करके फिर दोबारा उसका मीन निकाला, तो हमारे पास क्या आया बेटा, डेल्टा ए मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, 1.51 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लिखने का तरीका। अब बेटा हमें इसमें से फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, तो इसको इससे डिवाइड कर दूंगा मैं, ए डेल्टा ए मीन बाय ए एम 0.02 बाय 1.51, तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस माइनस 0.0132। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.32% जो है हमारे पास परसेंटेज एरर आ गई। आई होप बेटा ये आपको क्लियर है। अब बेटा अलग अलग फॉर्मूलेज में अलग अलग तरीके से एरर्स प्रोपेगेट होती है। ठीक हो, जैसे इसमें क्या है बेटा, x इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और ये क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन। ठीक है, तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, ये बेटा हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं। ठीक है, एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, क्योंकि एरर हम कभी भी बेटा ऐसे नहीं बोलते कि कम वाली, हम मैक्सिमम साइड से लेके चलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो एरर्स हमेशा ऐड होगी, चाहे सब्ट्रैक्शन हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो या फिर एडिशन हो। अब बेटा यहाँ पे क्या है, डेल एक्स इक्वल टू ए बाय बी है, तो डेल्टा एक्स बाय एक्स को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, और अगर बेटा डिवीजन हो तब भी यही लिखेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं बेटा, देखो जैसे हो सकता है आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, हमें पता है a प्लस बी वाला एक्सप्रेशन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा आर नेट, यानी आर नेट की एरर, R1 की एरर प्लस R2 की एरर। ठीक है बेटा, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें R1 दिया है 2 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, और हमें R2 दिया हुआ है बेटा
3 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे बेटा, एरर डेल्टा आर नेट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा आर वन कितना है बेटा 0.1, ठीक है, प्लस 0.4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, ये नेट एरर आ गई बेटा। और अगर R1 प्लस R2 करूं मैं तो क्या होगा बेटा, अगर मैं R1 प्लस R2 को लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा, 3 प्लस 2 5 ओम प्लस माइनस, ठीक है, जो ये मैक्सिमम एरर है 0.5 ओम। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ये लिखने का तरीका है। बेटा पावर में भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से दिया है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स हमें क्या करना है, डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस माइनस एन आगे आ गया डेल्टा ए बाय ए, यानी ए में एरर और वैल्यू उसकी। ठीक है, डेल्टा ए मीन बाय बेसिकली ए है, ए मीन है, इसको एम डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, प्लस का साइन लगाना बेटा, हम मैक्सिमम एरर लेते हैं। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेटा परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाय ए 100 प्लस एम इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100। ठीक है, अभी क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस माइनस एन इंटू परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, प्लस एम इंटू परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। ठीक है बेटा, अब देखो वेक्टर्स क्या होता है बेटा, हमें पता है वेक्टर्स का बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज है, तो जो जो चीजों का हमारा यूज है हम उसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले कभी भी दो वेक्टर होते हैं बेटा, ठीक है, उनके बीच में एंगल मेजर करते हैं तो कंडीशन होती है कि उनकी जो टेल्स है या फिर उनके जो हेड्स है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, क्योंकि हम लीस्ट वाला एंगल लेते हैं। When the heads or tail of the vectors are connected, then the minimum angle, then the measured angle which is minimum, ठीक है, मान लो बेटा 60 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल फिर कितना होगा, 300 डिग्री होगा। तो हमें 60 वाला पार्ट लेना है, हमें 60 वाला पार्ट लेना है, तो 60 डिग्री होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो अगर आर वेक्टर दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब है कि आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी इन प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, अब अगर हम देखें cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी या फिर +1 हो जाएगी, तो इस रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो या तो a प्लस बी, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा a प्लस बी, ए सेम ही बात है, या फिर मिनिमम मैग्नीट्यूड होगा जो वो आएगा हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड में। अब a माइनस बी हमें ध्यान रखना है, सही है, मॉड लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, देखो अगर कोई वेक्टर है, लेट्स से 2 फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ठीक है, 8 न्यूटन और 20 न्यूटन है, तो उनका रिजल्टेंट यानी कि 20 माइनस 8 और 20 प्लस 8, यानी कि उसका रिजल्टेंट जो होगा 12 एंड 28 न्यूटन। रिजल्टेंट की वैल्यू 12 न्यूटन टू 28 न्यूटन के बीच में होगी। अगर कोई आपको बोले क्या 8 न्यूटन और 20 न्यूटन के फोर्सेस को वेक्टर एडिशन करके किसी ऐसे तरीके से लगाए कि रिजल्टेंट 9 न्यूटन आ जाए, तो आप बोलोगे नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, इसको मिनिमम आएगा 12 न्यूटन और 28
न्यूटन मैक्सिमम, यानी कि इनको किसी भी एंगल पे हम लगाए, इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो 12 न्यूटन और 28 न्यूटन के बीच में होगा। बेटा ये कई बार इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछ लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है बट हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बेटा। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है बेटा। देखो जैसे मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास एक वेक्टर है, चलो थोड़ा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, ये हमारे पास बेटा एक वेक्टर है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है। और ये है हमारे पास लेट से बी वेक्टर है, मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक। अब बेटा रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, रिजल्टेंट हम ट्राइंगल लॉ हम जानते हैं, तो हम इसको रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट है आर वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये रिजल्टेंट है। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन बताना है तो बेटा सब्ट्रैक्शन हमें याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन यानी कि मुझे बताना है लेट से R1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, देखो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अगर ये बी वेक्टर है तो बेटा मेरा माइनस बी वेक्टर का होगा, मैं पिंक कलर से बनाता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपको कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, तो व्हाट इज दिस, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, यही तो बोलूंगा। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा R1 का मैग्नीट्यूड मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे बस माइनस का साइन लगा देना हमें। उसका रीजन क्या होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ एंगल का होता है क्या, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखना बेटा। तो सब्ट्रैक्शन इज ऑफ वेक्टर इज जस्ट एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं बेटा। आगे चलते देखो 2 + 3 क्या होता है बेटा, 5 होता है। 2 × 3 क्या होता है बेटा, ये हमारा 6 होता है। 3/2 क्या होता है बेटा हमारा, 1.5 होता है। तो हमें कैसे पता लगता है कि 2 + 3 5 है, 2 × 3 6 है, या 3/2 1.5 है। हमें बेटा ऑपरेशन सीख रखे हमने, एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, एक डिवीजन होता है। तो हमें पता लगता है इन ऑपरेटर्स को देख के, ठीक है। तो हमने वेक्टर्स में देखो, ये हमने वेक्टर्स के अंदर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, 3 और डिवीजन का ऑपरेटर, और इस तरीके से हमने वेक्टर्स के अंदर एडिशन सीख लिया, ठीक है। हमने वेक्टर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, ठीक है। डिवीजन नाम की चीज वेक्टर्स में नहीं होती, सही है, नहीं है। अब बेटा एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब अलग अलग जगह अलग अलग चीज यूज होती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको दिखाने के लिए हमें डॉट सिंबल का यूज करना पड़ता है। क्यों बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। और इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर हमेशा स्केलर होता है, कभी भी वेक्टर नहीं होता, सही है। अच्छा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बेटा, ऑब्वियसली
आंसर हमेशा वेक्टर होगा और इसको दिखाने के लिए क्रॉस का सिंबल यूज होगा, क्रॉस ऑपरेटर, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके दोनों को हम लोग। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर हमें दिया है एग्जाम्पल, अगर हमें बोला है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 7 है, और थीटा दिया है हमें 60 डिग्री, तो हम सीधे लिख सकते हैं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू कॉस 60, ठीक है, 35/2। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। अब जिस भी ऑपरेशन में यूज होगा ये, उसका हम यूनिट लगा लेंगे, ठीक है। जैसे वर्क डन निकालने में हम यूज करते हैं बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे चलते हैं, सही है बेटा। अब कॉस थीटा फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ठीक है। अब बेटा एक चीज और है, अगर मान लो वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ है हमें, वेक्टर दिया ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, और बी वेक्टर दिया हमें x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बेटा लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज आई वाले कोफिशिएंट विथ साइन प्लस वाई वाले कोफिशिएंट प्लस जेड वाले कोफिशिएंट, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और बेटा इसका यूज क्या करते हैं हम? एंगल फाइंड करने में बिटवीन वेक्टर्स। अगर हमें किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है तो हम बेटा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टू चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। अगर हमें चेक करना है वेदर टू वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। बेटा थीटा अगर 90 है तो कॉस थीटा क्या होगा? 0। कॉस 90 0, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 आएगा। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो बेटा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और ये बात ट्रू है कि दोनों वेक्टर में से कोई भी 0 नहीं है, ठीक है, नहीं तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये एक एजम्पशन है बेटा, हमें सब चीजों को समझते हुए चलना है, ध्यान रखना। अगर दो वेक्टर नॉन जीरो है और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी उनके बीच में थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, देखो अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? ए बी साइन थीटा, ठीक है। अब कई बच्चे इतना लिख के छोड़ देते, नहीं बेटा ये तो मॉड है इसका। क्या है ये? ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर एक वेक्टर इधर है ए वेक्टर, बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो जो ए क्रॉस बी आएगा एन कैप, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर। सो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस ए वेक्टर ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज, ठीक है, बी वेक्टर। हमें ध्यान रखना है बेटा इस चीज का, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो हम ए क्रॉस बी वेक्टर को लिखेंगे ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ठीक है बेटा, ये तो खाली क्या होता है हमारा मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग जगह यूज होता है बेटा, जैसे टॉर्क फाइंड करने में, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने में। ठीक है, हमने कई जगह यूज करा है। आगे चलते हैं बेटा। देखो, अब मान लो हमें रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए डॉट बी एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, अच्छा क्या कैसे निकाल सकते हैं बेटा हम लोग रिलेशनशिप? देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमें लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा टेन थीटा जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टेन थीटा। ठीक है, ये हम कई बार यूज कर सकते हैं, उस टाइम भी कर सकते हैं बेटा, एक बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, बेटा थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? देखो, हम थर्मल कंडक्टिविटी कैसे लिखे? हम लिखते हैं हीट करंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर बाय RTH यानी थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसको लिखेंगे KA डेल्टा टी बाय L। तो हमें तो थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? K इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला उस फॉर्म में लाएंगे, A इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा करंट ये बेटा हीट करंट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? पावर। पावर वाली जो यूनिट होती है वॉट। ठीक है, इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर एरिया की, और टेम्परेचर के लिए हम बेटा क्या लिखेंगे? केल्विन। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा वॉट मीटर -1 केल्विन -1। तो आंसर हो जाएगा बेटा ए। आगे चलते हैं बेटा। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 स्क्वायर Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब हमें परमिटिविटी चाहिए, तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर रखते हैं बेटा, Q स्क्वायर बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू F। Q कूलम, ठीक है, COULOMB कूलम स्क्वायर, R बेटा मीटर स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा बेटा हमारा न्यूटन। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ABCD। बेटा ए में, बी में, सी में और डी में हमें परसेंटेज एरर दी है 1%, 2%, 3% एंड 4%। ठीक है, ये हमें परसेंटेज एरर दी है। तो हमसे बोला है, क्या बोला है बेटा? हमसे बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी x, जिसका और ABCD का रिलेशनशिप ये दिया है। तो x को क्या लिखेंगे बेटा? A2 B पावर 1/2 C पावर 1/3 D पावर 3। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो हम लिखेंगे डेल्टा x बाय x, ठीक है, इक्वल टू, बेटा हमें मैक्सिमम एरर बतानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ABCD है डेल्टा A बाय A, ठीक है, प्लस डेल्टा B बाय B, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस डेल्टा C बाय C प्लस डेल्टा D बाय D। ठीक है, ये हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, अब ABCD था, हमें पता है बेटा A के आगे 2 है, 2 लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, B के आगे 1/2 है, 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, C के आगे बेटा 1 पावर, C की पावर क्या है 1/3, तो 1/3 लिख देते हैं। सिमिलर D की पावर क्या है बेटा 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं बेटा परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन x, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन C प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन D। ठीक है,
और ये हमने इस तरीके से इसको लिख दिया बेटा, जो जो वैल्यू दी है हमें 1 2 3 4, ए का 1, 2 इंटू 1, बी का बेटा 2, ठीक है, 3 का 3, सी का 3, 3 इंटू 1/3 प्लस बेटा 3 इंटू डी का कितना है बेटा 4, 3 इंटू 4, ठीक है। तो हो जाएगा बेटा 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, ठीक है। तो 16% बेटा हमारा आंसर आएगा। परसेंटेज एरर क्या आएगी हमारी 16%, 16 ऑप्शन में है, ये दिया बेटा सी। चलिए आगे, चलो बेटा, स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम। ही यूजेस द डाटा टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम आर E1 एंड E2। बेटा डिस्टेंस का क्या है E1 और टाइम का क्या दिया है इसने E2। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ G। तो बेटा अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, D इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखना चाहिए, है ना। तो D इज इक्वल टू यू तो 0 है तो हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम G को क्या लिखेंगे बेटा 2D बाय टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, एरर प्रोपिगेट करवाते हैं इसमें, डेल्टा G बाय जी, 1 2 का कोई रोल नहीं है बेटा, डेल्टा D बाय डी डिस्टेंस में प्लस 2 डेल्टा T बाय टी, ठीक है। अब D बाय डी की जो एरर है, अब परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर देता हूं बेटा मैं इसको, 100 से मल्टीप्लाई करा तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर इन G इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन D, ठीक है, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी टाइम में, ठीक है। अब बेटा हमें पता है कि परसेंटेज एरर इन G निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे E1 डिस्टेंस की परसेंटेज एरर प्लस 2E2, तो E1 प्लस 2E2, तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। आगे चलते हैं हम लोग। इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, रेडियस ऑफ स्फीयर में जो एरर है वो 2% है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, बेटा वॉल्यूम क्या होती है स्फीयर की 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वी बाय वी इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। तो परसेंटेज क्या हो जाएगी बेटा, परसेंटेज एरर इन V इज इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन R, तो हो जाएगा बेटा 3 इंटू 2%, तो आंसर आएगा हमारा 6% बेटा हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर। आगे चलते हैं। The density of a cube is measured by measuring its mass and length of its side if the maximum error in measurement of mass and length are 3% and 2%, ठीक है। The maximum error in measurement of density will be, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है बेटा m बाय एल क्यूब। अब हमें डेंसिटी में बताना है बेटा, डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे बेटा 100 से मल्टीप्लाई करके, परसेंटेज एरर इन D इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन M प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन L। अब बेटा परसेंटेज एरर इन D निकालना, परसेंटेज एरर इन M कितनी है 3 प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ कितनी है 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 6 प्लस 3 9% जो होगी परसेंटेज एरर इन डी होगी। परसेंटेज एरर इन डी क्या है बेटा 9%, यानी हमारा आंसर भी क्या होगा डी होगा। चलिए आगे बेटा, द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, बेटा स्ट्रेस की क्या डायमेंशन है देखते हैं। स्ट्रेस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा एम एल टी माइनस टू, एरिया की क्या होगी एल स्क्वायर, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, डी आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज, ठीक है, इंपल्स एंड सरफेस टेंशन, ठीक है बेटा, एक एक करके निकाल के देखते हैं हम लोग, ठीक है। मुझे आंसर तो दिख गया है, वर्क एंड फोर्स, टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, फोर्स नहीं टॉर्क। इंपल्स क्या होता है बेटा, इंपल्स क्या होता है एफ डेल्टा टी, तो एफ एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो ये हो जाएगा बेटा एम एल टी माइनस वन, ठीक है, ये हो गया इंपल्स। सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है हमारी फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है,
ये हो गई हमारी सरफेस टेंशन, फोर्स, सॉरी सरफेस टेंशन का हमारा हो गया फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन सिग्मा बोल देते हैं, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू बाई एल, तो हो गया एम टी माइनस वन, सही है। तो ये तो गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एल, एम वी आर, एम वी आर क्या हो जाएगा बेटा, एम एल वी हो जाएगा एल टी माइनस वन इंटू एल, तो एल थ्री टी माइनस वन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वर्क हमें पता ही है बेटा, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग मॉड्यूलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेस की डायमेंशन बेटा यही हो जाएगी एम एल टी माइनस टू बाय एल टू, ठीक है। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू जो अभी निकाली थी। एनर्जी हमें पता है बेटा वर्क वाली होगी, एनर्जी की जो सेम वर्क वाली होगी, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए आगे, चलो आंसर सी है इसका। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट ब्रैकेट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस वन बाई टू, बेटा हमें पता है सी क्या होता है, वन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रूट में, यानी जो ये लिखा हुआ है सी हो गया बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है बेटा एल टी माइनस वन, तो आंसर हो जाएगा एल टी माइनस वन। आगे चलते हैं, द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होगा हमारा वो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी की डायमेंशंस क्या होगी, जो वर्क की डायमेंशन है, ठीक है, वॉल्यूम। अब वर्क की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एम एल टू टी माइनस टू, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या बेटा एल थ्री, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, बी आंसर है बेटा। आगे चलते हैं, if the dimensions of a physical quantity are given by m a l b t c then the physical quantity will be, ठीक है बेटा। देखो वेलोसिटी क्या होती है एल टी माइनस वन, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी माइनस वन, तो हम क्या लिखेंगे, ए जो है वो जीरो है, बी जो है वो वन है, और सी जो है वो माइनस वन है, ठीक है, और इसमें गलत हो गया है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, ठीक है, एल टी माइनस टू यानी एम जीरो, एम जीरो बेटा यानी कि ए जीरो, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स भी नहीं होगा बेटा, हमें पता है फोर्स में क्या होता है एम वन एल एम एल टी माइनस टू, एल वन टी माइनस टू, तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर बेटा बचा है वही होना चाहिए, प्रेशर क्या होता है बेटा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, तो एम वन ए वन हो गया, बी हो गया बेटा माइनस वन, सी हो गया माइनस टू, तो आंसर है डी। चलते बेटा आगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बी इंटू ए। अब मैंने सोचा यार इसको किस तरीके से करें, मुझे याद आया फोर्स होता है क्यू वी बी की फॉर्म में, ठीक है, क्यू वी बी। अब क्यू वी बी तो है फोर्स, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा Q और V क्या हो गया बेटा, इसको V मैं लिख सकता हूं लेंथ बाय टाइम B, या फिर मैं फोर्स को ILB भी लिख सकता हूं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहां से मैं, ये तो करंट की ही डायमेंशन होगी, तो जैसे भी हम चाहे जो हमें दिमाग में क्लिक कर जाए बेटा हम उसे पकड़ लेना है। तो यहाँ पे मैं B की जगह क्या लिखूंगा बेटा, F बाय IL इंटू ए, ए यहाँ पे बेटा एरिया है, इसको क्या लिखूंगा एम एल टी माइनस टू, एरिया को एल स्क्वायर, इसको एल, ठीक है, और आई को ए, तो ये कटा बेटा इससे, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है। देख लेते बेटा कौन सा है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, तो आंसर है सी। चलिए आगे बेटा, according to Newton the viscous force acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is F equal to minus eta A delta V by delta Z, where eta is the constant called coefficient of viscosity। हमें dimensional coefficient दिया हुआ है, एक coefficient of viscosity दिया, उसकी dimension बतानी है हमें। बेटा पहले हम इसको लिखते हैं, eta को हम लिखते हैं F into delta Z by A into delta V। अब बेटा हमारी एफ की डायमेंशन क्या होगी एम एल टी माइनस टू, ठीक है, डेल्टा जेड क्या होगा लेंथ, एरिया क्या होगा बेटा एल स्क्वायर, और डेल्टा वी क्या होगा बेटा वेलोसिटी एल टी माइनस वन,
तो L कटा, ये कटा, ये कटा, M L -1, ठीक है, T -1, ये आंसर है बेटा, M L -1 T -1, आंसर हो गया डी। चलो आगे चले। Planck's constant, speed of light in vacuum and Newton's gravitational constant are three fundamental constant. Which of the following combination has the dimension of length? बेटा इनमें से कौन सा constant dimension of length? Planck's constant है, ठीक है, ओके, Planck's constant की डायमेंशन निकालेंगे बेटा, और स्पीड ऑफ लाइट है c, ठीक है, और g है हमारे पास, तो h की डायमेंशंस लिखते बेटा, e को लिखते बेटा एच एफ, ठीक है, h क्या होगा बेटा e बाय एफ, e क्या है ml2 t -2, f क्या होगा बेटा t -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा ml2 t -1, ये हो गया हमारे पास e। c को क्या लिखेंगे बेटा l t -1, ठीक है, g को क्या लिखेंगे बेटा, g को लिखते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो G को क्या लिखेंगे F आर स्क्वायर बाय m1 m2, क्या लिखेंगे बेटा m l t -2 l स्क्वायर बाय m इंटू m, ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास m l3 m -1 m -1 l3 t -2। अब हमें बेटा लिखना है कि जो लेंथ की डायमेंशन है वो c, h और g की टर्म्स में, तो लेंथ की डायमेंशन लिखते हैं हम c की पावर a, h की पावर b और g की पावर लेट्स से x, ठीक है, इसको लिखते हैं x ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा c कितना है lt -1 पावर a, ठीक है, h कितना है बेटा, h है हमारा ml2 t -1, ml2 t -1 पावर b, और g को क्या लिखना है बेटा हमें, g को लिखना है m -1 l3 t -2, m -1 l3 t -2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास x। अब बेटा कंपेयर करते हैं, पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एल ए टी माइनस ए एम बी एल टू बी टी माइनस बी एम माइनस एक्स एल थ्री एक्स टी माइनस टू एक्स, ठीक है, एल ए प्लस टू बी प्लस थ्री एक्स टी माइनस ए माइनस बी माइनस टू एक्स एम बी माइनस एक्स, ठीक है, और ये बेटा क्या है m0 L1 T0, ठीक है। अब बेटा m0 पुट करते हैं पहले, तो b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो b आ जाएगा x के बराबर, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हमें क्या लिखना है, a प्लस टू बी प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे a प्लस 5x इज इक्वल टू 1, सही है। अब हमें लिखना है माइनस ए माइनस बी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे माइनस ए और माइनस थ्री एक्स इक्वल टू 0। अब हमें करना है सॉल्व, देखो बेटा ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा 3x माइनस में, ठीक है, ए आ गया हमारे पास 3x। अब b क्या होगा बेटा हमारे पास, b हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस 5x, और a किसके बराबर है बेटा 3x के बराबर माइनस में, तो माइनस 3x 1 माइनस 5x, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 2x बराबर 1, x हो जाएगा 1/2, x 1/2 आ गया, x आ गया 1/2, और b भी x के बराबर है तो b भी यही आ जाएगा, और a कितना आ जाएगा बेटा माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, तो आ जाएगा बेटा c, h और g, b और x आ रहा है बेटा 1/2, b और x है 1/2, और a है हमारा 3/2, तो c की पावर माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 नीचे चला जाएगा a, और ये आंसर है बेटा a। चले आगे, चलो आगे चलते हैं बेटा।
इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास। बेटा देखो मास हमने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ पावर ए v पावर b t पावर c। तो प्रिंसिपल डायमेंशनल होमोजेनिटी यूज करेंगे तो डायमेंशंस क्या होगी, बराबर होगी m1 l0 t0 इक्वल टू m l t माइनस 2 a v क्या होगा बेटा l t माइनस 1, ठीक है, पावर b t क्या होगा बेटा c, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं एम ए एल ए टी माइनस 2a, ठीक है, एल बी टी माइनस 2, सॉरी टी माइनस बी टी पावर सी, ठीक है, ये आ गया बेटा। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग क्या लिखेंगे, एम ए यहाँ पे m1 है बेटा l0 t0, ठीक है। तो हमारे पास a जो आ जाएगा सीधे सीधे 1 आ जाएगा, यानी f की पावर क्या होगी 1, तो f की पावर तो सब में 1 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं बेटा, l a प्लस बी, ठीक है, l a प्लस बी और t माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमें पता है बेटा a क्या है 1 है, उधर से क्या बोल रहा है a प्लस बी 0 है, 0 है तो b क्या आएगा बेटा माइनस ए यानी माइनस 1, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें, चलो बेटा दो ऑप्शन आ गए, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, ये भी क्या है बेटा 0 है, t 0 है ना यहाँ पे और इसकी पावर भी 0 है, तो इक्वेट कर देंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे बेटा माइनस 2 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, सी माइनस 1 इक्वल टू 0, सी आ गया बेटा 1। तो आंसर क्या होगा हमारा, जिसमें f की पावर 1 है, v की पावर माइनस 1 है और t की पावर भी 1 है, ये आंसर है बेटा। आगे चलते बेटा, the velocity v of a particle at time t is given by v equal to at plus b by c plus t। बोला डायमेंशंस बताओ कोफिशिएंट्स की, बेटा हमें पता है ये इसमें ऐड हो रहा है तो क्या डायमेंशन होगी बेटा, c की डायमेंशन t के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, अब इसकी डायमेंशन v है तो बेटा इसकी भी डायमेंशन क्या होगी v होगी, तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b बाय डायमेंशन ऑफ c प्लस टी। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, v की डायमेंशन यानी एल टी माइनस 1 इंटू टी, तो l हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस देखिए बेटा, b की डायमेंशन हो गई l, इसमें दी हुई है बेटा, और इसकी डायमेंशन होगी t, तो आंसर यही है बेटा। a की डायमेंशन आप लोग चेक करना, ठीक है। आगे चलते बेटा, इक्वेशन इज गिवन हियर p प्लस a बाय वी स्क्वायर ओके इज इक्वल टू b थीटा बाय v, p प्लस a बाय वी स्क्वायर ओके इक्वल टू b थीटा बाय v, p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, थीटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इफ a एंड b आर कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ a विल बी, हमें a की डायमेंशन बतानी है, किसकी डायमेंशन बतानी है a की। बेटा हमें पता अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसकी डायमेंशन सेम होगी, तो इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, तो a की जो डायमेंशन है वो p की डायमेंशन और v स्क्वायर की डायमेंशन के प्रोडक्ट के बराबर है। p की डायमेंशन क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। देखो फोर्स अपॉन एरिया m l t माइनस 2 बाय एरिया l स्क्वायर और वॉल्यूम बेटा l पावर 6, देखो ये कटा 7 हो जाएगा, m l पावर 5 t माइनस 2, m l पावर 5 t माइनस 2, m l पावर 5 t माइनस 2, सी आंसर है बेटा, ठीक है। देखो द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल टू p नॉट exp माइनस a t स्क्वायर। बेटा देखो क्या दिया है, p इक्वल टू p नॉट exp यानी एक्सपोनेंशियल माइनस a t स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया सवाल है बेटा। Where a is constant and t is the time, the constant a is dimensionless, has dimension। बेटा a की डायमेंशन बतानी है। देखो जो भी पावर होगी, पावर्स हमेशा क्या होती है बेटा, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो जो a और t स्क्वायर की डायमेंशन होगी वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि किसी एक वैल्यू को इक्वेट होना चाहिए तभी तो सॉल्व हो पाएगा बेटा। तो हम लिखेंगे a की डायमेंशन इंटू t स्क्वायर की डायमेंशन, डायमेंशन लेस है, ठीक है 0। तो बेटा a की डायमेंशन हो जाएगी 1 बाय डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा t माइनस 2, तो t माइनस 2, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं बेटा। इफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर फंक्शंस ऑफ टाइम देन द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। ओके बेटा, देखो ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो हमने बोला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी जीरो फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा, कॉस ओमेगा टी बाय 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाय 2। तो ये बेटा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसका ये क्या होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी, यानी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2। तो क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा टी बाय 2 कॉस में। अब ये जीरो कब होगा बेटा, हम चाहते हैं जीरो हो जाए, तो कॉस ओमेगा टी बाय 2 जीरो करना है मुझे, तो ओमेगा टी बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा, 90। तो टाइम क्या आएगा बेटा हमारे पास, पाई बाय ओमेगा, ये हमारा टाइम है। तो पाई बाय ओमेगा पे क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। आगे चलते बेटा हम लोग, इफ वेक्टर्स 2ik प्लस 3jk प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा परपेंडिकुलर है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हम क्या बोलेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। कर देते हैं भाई जीरो। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -4 प्लस 8 इंटू अल्फा शुड बी जीरो। 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो -4 प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा क्या होगा, 4/8 1/2। आंसर आना चाहिए 1/2, ए आंसर है बेटा। आगे चलते हैं, देखो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो बेटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल बताना है। तो एंगल क्या होता है बेटा, कॉस थीटा से निकालते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। पहले बेटा हम ए डॉट बी निकालते हैं। ठीक है, ए डॉट बी क्या होगा बेटा, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू -5। तो बेटा ये हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया -25। तो 25 माइनस 25 क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। तो अगर ये जीरो आया तो इसका मतलब एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री है, यानी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आगे चलते हैं बेटा, वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट। ठीक है, कुछ कंडीशंस दी हैं, हम उनको सोचेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है। ओके ओके, एंड ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर हो बेटा, हम मान के चल रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर से। ठीक है, और ए वेक्टर सी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो बेटा। तो इसका मतलब ए वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि ये वेक्टर किस देन कौन सा वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा। ओके चलो देखते हैं बेटा, ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा। देखो बेटा ए क्रॉस बी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी तो ए के परपेंडिकुलर होगा, हमें तो पैरेलल बताना है। ठीक है, बी एंड सी होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, ये भी नहीं होंगे, यानी आंसर होगा बी या सी में से। अच्छा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बेटा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ऐसा होगा जो ए और बी दोनों के क्या होगा, सॉरी बी और सी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ए बी और सी दोनों के क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेक्टर आएगा ये बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और ए भी ए और सी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है बेटा, बी प्लस सी तो होएगा ही नहीं। चले आगे बेटा, if a vector and b vector are two vectors and theta is the angle between them, if ठीक है, then the value of theta is, बेटा हमें पता है mod a क्रॉस b बाय a डॉट b क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। और ये कितना दिया हुआ हमें, √3। तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री। कहानी खत्म होगी। आगे चलते हैं बेटा, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज थीटा द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर डॉट a वेक्टर इज, बेटा a और b में एंगल थीटा दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर
डॉट ए वेक्टर। बेटा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं इसका इसके साथ डॉट लूं तो जीरो आएगा, इसका इसके साथ डॉट लूं तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि बेटा दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो आंसर आएगा बेटा जीरो, तो आंसर होगा जीरो, इसमें मार्क कर देते हैं हम लोग जीरो। बेटा इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी हमने क्वेश्चन करा बेटा, हमने क्या फाइंड किया था, इसमें एंगल थीटा था 60। तो हमें ये बताना बेटा ये क्या होता है, क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा को हमने क्या लिख दिया बेटा, थीटा को कॉस 60, ठीक है। ये हमने अभी पीछे फाइंड किया, तो आंसर आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कट जाएगा बेटा, ए बी आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिया है, ये आंसर है बेटा। हो गई बेटा हमारी प्रैक्टिस। आई होप बेटा आपको नीट एक्सप्रेस सीरीज का 11th क्लास का पहला टॉपिक का पहला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें प्यार देते रहिए और वीडियोस में कमेंट डालते रहिए बेटा। कोई भी डाउट होता है हमें कांटेक्ट करें, और इस नीट एक्सप्रेस सीरीज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका नीट एग्जाम बहुत अच्छी सफलता के साथ क्लियर हो और आपको एम्स जैसा एक बढ़िया कॉलेज मिले और आपको देश की सेवा करने का मौका मिले। जय फिजिक्स, जय वीएमसी।